आज हम ये जानते हैं कि लॉ मेकर्स ने, लेजिस्लेचर ने, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट में झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो उसके लिए हमारे कानून में जिस पर्सन ने गलत सूचना दर्ज कराई है, जिस पर्सन ने किसी पर्सन के अगेंस्ट में झूठी शिकायत दर्ज कराई है, तो उसके खिलाफ कानून में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जिसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखने को मिलती है, चाहे SC/ST एक्ट का बात किया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग झूठी सूचना देके के उस एक्ट का मिसयूज करते हैं। चाहे पास्को का एक्ट देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो उसमें भी ज़्यादातर केसेस झूठे केस होते हैं और झूठी सूचनाएं देके वो लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को किसी पर्सन के अगेंस्ट में एक मैल ऑफ इंटेंशन से करते हैं। तो अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन के अगेंस्ट में झूठी शिकायत दर्ज कराई है, झूठी सूचना दिया है, तो हमारे कानून में उस पर्सन के अगेंस्ट में कौन कौन सी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम पहले आईपीसी के बारे में बात करें तो सेक्शन 182 जो आईपीसी का है वो सेक्शन 182 जो आईपीसी है वो बेसिकली डील करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि 182 आईपीसी को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये चीज़ें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन कोई पब्लिक सर्वेंट को एक झूठी सूचना देता है जिससे कि किसी पर्सन के अगेंस्ट में वो पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का यूज़ करे और उसको नुकसान पहुंचाए, तो उसको उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन 182 आईपीसी में सेक्शन 182 में दिया गया है। तो बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच में 182 आईपीसी के बारे में समझें तो जैसे किसी पर्सन ने एक एफआईआर दर्ज कराया किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में, उसने झूठी सूचना दिया किसी 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 इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में, जैसे सपोज दैट यक्स एक पर्सन है, उसने एक झूठा सूचना दिया कि ABC ने हमारे ऊपर जान से मारने की नियत से हमारे ऊपर हमला किया, हमको मारा पीटा, गाली गलौज दिया, धमकी दिया और कट्टे से फायर किया, बहुत चीज़ें वो बढ़ा चढ़ा के उसने झूठी सूचना दी। तो क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो यक्स जब पुलिस स्टेशन में आता है तो ABC के खिलाफ सूचना इस तरीके से देता है कि ये लोग आए, हमको इन लोगों ने मारा पीटा, गाली गलौज दिया, कट्टे से मारा और जान से मारने की धमकी दिया और इन्होंने हमारे ऊपर कट्टे से फायर किया, मैं किसी तरीके से बचा और आपके पास जाके सूचना देने के लिए आ रहा हूँ। तो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस पे सूचना पुलिस के पास दिया, तो पुलिस ने क्या किया, जो 323, 504, 506 और हीनियस ऑफेंस क्योंकि उसने एफआईआर बताया कि कट्टे से मारने के लिए और उसने जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया, तो 307 मेजर एलिगेशन आईपीसी में मुकदमा दर्ज हो जाता है। बाद में पुलिस जांच करती है तो पुलिस ये पाती है कि ABC जिस डेट टाइम प्लेस पे वो ऑफेंस यक्स बता रहा है उस जगह पे वो लोग प्रेजेंट नहीं थे और उनका किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, या फिर जो यक्स पर्सन है वो ABC से उसकी इनमिटी चल रही है और झूठी शिकायत उनके खिलाफ कर रहा है। तो अगर पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब पुलिस ऑफिसर ये चीज़ें पाता है कि जो यक्स पर्सन है वो पर्सन ने गलत सूचना ABC पर्सन को झूठा फंसाने के लिए दिया, तो जब वो अपनी रिपोर्ट लगाता है, मतलब अपना इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट करता है तो जिसे चार्जशीट कहा जाता है, जब वो चार्जशीट लगाता है कोर्ट में तो एक फॉल्स एफआईआर के रूप में चार्जशीट लगाता है और उसमें ये चीज़ लिखता है कि उसमें अपना जो कंक्लूजन देता है, कंक्लूजन इस तरीके से देता है कि यक्स पर्सन ने झूठी सूचना दिया ABC को फंसाने के लिए और कोई ऐसे एविडेंस ABC के अगेंस्ट में नहीं मिलते हैं और यक्स पर्सन के अगेंस्ट में जिसने पुलिस को झूठी सूचना दिया उसके अगेंस्ट में 182 आईपीसी की कार्रवाई करने के लिए वो अपने चार्जशीट में क्या करता है, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजता है। तो ये होती है 182। अच्छा, 182 की जो रिपोर्ट आती है वो कंप्लेन केस ही चल सकती है, वो स्टेट केस में नहीं चल सकती। तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया है वही कंप्लेन बनता है, वही परिवादी बनता है और ये कोर्ट क्या करती है, परिवादी वो कंप्लेन केस के रूप में उसमें कॉग्निजेंस लेती है। तो झूठी सूचना देने के लिए जो लॉ मेकर्स ने क्या किया, 182 आईपीसी में इसके बारे में दिया गया है। तो हम लोगों ने क्रिटिकल अप्रोच में जाना कि 182 आईपीसी का यूज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस तरीके से करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए आईपीसी के बाद जो भारतीय जो BNS आया है, आई थिंक BNS में 182 आईपीसी
कि सिमिलर सिमिलर जो है पनिशमेंट वही फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन, सेक्शन 217 बीएनएस में इसके बारे में दिया गया है। तो जो आईपीसी के सेक्शन 182 में जो प्रोविजंस में जो पनिशमेंट के बारे में बताया गया था, सिमिलर वही सेक्शन 217 के बारे में बताया गया। बट जो पनिशमेंट है 182 आईपीसी में, वो आईपीसी 182 में पनिशमेंट 182 आईपीसी में कम था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 217 अगर हम बीएनएस को देखते हैं तो सेल बी पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है वो 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है या फिर 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ये 217 बीएनएस में है। और 182 आईपीसी में क्या था, 182 आईपीसी में 6 महीने तक की सजा हो सकती थी या फिर उसको 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता था, जिसको इस बार जो लॉ मेकर्स ने क्या किया, जो लेजिस्लेचर ने इसमें उसके पनिशमेंट को इन्हेंस किया है। मतलब 6 महीने के पनिशमेंट की जगह पे 1 साल तक की सजा उस पर्सन को जिसने झूठी सूचना दी है 182 आईपीसी में या 217 बीएनएस में, उसमें 1 साल तक की सजा या फिर 10,000 रुपए तक का फाइन होता है होने का प्रोविजन दिया गया है। दूसरी चीजें क्या है, दूसरा अगर सेक्शन देखें, अगर आईपीसी में देखें तो आई थिंक सेक्शन 211 को अगर हम देखते हैं, 211 आईपीसी और जो बेसिकली डील करता है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंज्योर, किसी पर्सन के अगेंस्ट में झूठा आरोप लगाना, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बताना। तो आई थिंक 211 आईपीसी। अगर हम सिमिलर देखते हैं, जो 211 आईपीसी के प्रोविजंस जो थे वो बीएनएस आने के बाद आई थिंक सेक्शन 248 बीएनएस में इसके बारे में दिया गया। अगर हम थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं 248 बीएनएस में क्या चीजें बताई गई हैं, तो आई थिंक whoever with intent to cause injury to any person, institute or causes to be institute any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committed an offense, knowing that there is a not just or lawful ground for such proceeding or charge against that person। आई थिंक उसमें जो पनिशमेंट के प्रोविजन है, शैल बी पनिश्ड एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, जहाँ पे 5 साल तक की सजा है या फिर फाइन या फिर एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। तो और या फिर दोनों, जो 211 आईपीसी के जो सिमिलर जो प्रोविजंस हैं वो बीएनएस में 248 बीएनएस में हैं और उसमें यही चीजें बताई गई हैं कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट में उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो जो सजा का जो प्रोविजन दिया गया है वो सजा उसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है या फिर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फिर कोर्ट के पास यही पावर है कि वो सजा और जुर्माना दोनों लगा सकती है। तो ये 248 बीएनएसएस में कानून में ये प्रोविजन दिया गया है। थोड़ा सा अगर हम लेकिन जो एलिगेशन उस पर्सन के अगेंस्ट में लगाया जा रहा है, आगे 248 बीएनएस के पार्ट बी में ये भी बताया गया है कि अगर इफ सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड ऑन ए फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, पनिशमेंट विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 ईयर प्लस, मतलब अगर 10 साल से ज्यादा की सजा हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो या फिर डेथ की सजा हो, तो इस सिचुएशंस में अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को झूठा फंसाना चाह रहा हो तो सेक्शन 248 बीएनएस में उसके लिए जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट जो हो सकता है वो 10 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है और उसके लिए सेल भी फाइन, उसके लिए फाइन का भी प्रोविजन दिया गया। मतलब वो सेल है, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करता है, झूठी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करता है जिसमें 10 साल की सजा, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा या फिर डेथ की सजा हो, मतलब प्रीवियस हीनियस ऑफेंस के प्रीवियस नेचर के एलिगेशन अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में लगाता है तो कानून में उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो 248 बीएनएस में है और सिमिलर 211 आईपीसी में है। 211 आईपीसी और 248 बीएनएस में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात कानून जो लॉ मेकर्स ने उसमें पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है। और अगर एक चीज़ और अगर हम देखें, आई थिंक पहले भी अगर आईपीसी में देखें तो सेक्शन 193 जो पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, मतलब कि न्यायिक कार्यवाही में उपयोग में लाए जाने के
लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ने को लेकर है। मतलब अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई पर्सन गलत साक्ष्य फाल्स जो एविडेंस प्रिपेयर करता है, झूठा मिथ्या साक्ष्य देता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रोविजन है 193 आईपीसी में दिया गया है, जिसमें 7 साल तक की सजा या फिर फाइन की सजा दिया गया है। और 193 आईपीसी प्रेजेंट टाइम में बीएनएस के आने के बाद आई थिंक सेक्शन 229 बीएनएस इसके बारे में डील करता है। सिमिलर 193 की जगह पे सेक्शन 229 जो whoever intentionally gives false evidence in any stage of judicial proceeding or fabricate false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding shall be punished, I think, which may be extend to 7 years plus shall extend fine 10,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रोविजन दिया गया है। तो झूठी सूचना अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट में देता है तो पहली तो इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अगर जो मैंने बताया कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये चीजें आती हैं तो सेक्शन 193 आईपीसी और प्रेजेंट टाइम में 229 बीएनएस में इसके बारे में प्रोविजन है। आईपीसी में अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 211 फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंज्योर जो सेक्शन 211 आईपीसी है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखेंगे तो 248 बीएनएस में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए जो एक्ट बताया गया है आईपीसी में 182 सेक्शन दिया गया है कि झूठी सूचना देने वाले पर्सन के अगेंस्ट में 182 की कार्रवाई की जाए। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम 217 बीएनएस में इसके बारे में दिया गया है। तो जो चीजें गलत सूचना, मैं बार बार फॉल्स किसी पर्सन को झूठे केस में फंसाना, ये टेंडेंसी आजकल ज़्यादा चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को भी एक स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाना चाहिए। वो जो झूठी सूचना देने के बारे में प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए आईपीसी के ऑफेंस हैं या फिर एससी एसटी के ऑफेंस है तो सेक्शन 344 की प्रोसीडिंग कर देते हैं। सीआरपीसी अगर हम बात करें सेक्शन 344 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग कर देते हैं। उसमें कुछ नहीं है तो उसमें पनिशमेंट का भी 3 महीने तक की पनिशमेंट है या फिर 500 रुपये जुर्माना, यही 500 रुपये जुर्माना देके वो लोग छोड़ देते हैं, लोग अदालत में छोड़ देते हैं। मतलब ये चीज़ें हैं कि एक पर्सन पूरी लाइफ उसने ट्रायल फेस किया और बाद में कंप्लेंट ने झूठी सूचना दिया तो कोर्ट में एक लिबरल अप्रोच रखते हुए 500 रुपये का जुर्माना लोग अदालत जो प्रेजेंट टाइम में कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पास्को एक्ट है, पास्को एक्ट में भी सेक्शन 22 देख लेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक की सजा या फिर फाइन का प्रोविजन है। अब देख प्रेजेंट टाइम में होता क्या है, लोक अदालत के दिन मैटर लग जाता है और अगर किसी ने झूठी सूचना दिया, सेक्शन 22 का नोटिस उसके पास मिला, 500 रुपये जुर्माना जमा करके या फिर 1000 रुपये जुर्माना जमा करके उसने अपने आप को कन्फेस कर लिया। तो ये कोर्ट को भी इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली अगर इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, गलत सूचना अगर मिल रही है, अगर उसके अगेंस्ट में एफआईआर लगा रहा तो उसकी एक कंप्लेंट के अगेंस्ट में 182 की प्रोसीडिंग करनी चाहिए, उसे कंप्लेंट बनना चाहिए और कोर्ट में उसको सजा दिलानी चाहिए। कानून में बहुत अच्छे उसमें है 193 आईपीसी, प्रेजेंट टाइम में 229 बीएनएस, 211 आईपीसी, प्रेजेंट टाइम में 248 बीएनएस या फिर 182 आईपीसी और प्रेजेंट टाइम में 217 बीएनएस। ये सारे सेक्शंस हैं जो किसी झूठी सूचना कोई पर्सन अगर दे रहा है तो उसकी अगेंस्ट में कोर्ट स्ट्रिक्ट क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट बहुत ही एग्जाम्पलरी कोर्ट प्रोसीडिंग उसके खिलाफ में कर सकती है, जिससे और कोर्ट को मेरा ये मानना है कि कोर्ट को ये चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए कि अगर कोई झूठी सूचना दे रहा है और किसी को झूठा फंसाया जा रहा है तो उसको सिर्फ लिबरल अप्रोच उसके अगेंस्ट में न रखी जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए जो कानून में दिया गया है, बस उसको अप्लीकेबल बहुत ही कम है क्योंकि कोर्ट बहुत लिबरल अप्रोच रखती है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि सबसे ज़्यादा एक एडवोकेट जो है, क्योंकि देखिए झूठी सूचना अगर जनरली अगर देखा जाए तो कॉमन पर्सन झूठी सूचना बिना किसी एडवोकेट की हेल्प से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है कि झूठी सूचना अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट में झूठा रन कराया जा रहा है तो इसमें वो पर्सन जरूर एडवोकेट की मदद लेगा। और मेरा ये मानना है कि किसी भी एडवोकेट को इस तरीके की एक्टिविटी में इस तरीके का अगर उसको पहले से ही पता है, क्योंकि एडवोकेट एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसका काम है कोर्ट में जस्टिस डिलीवर को,
तो सिर्फ कोई पर्सन आया, उसने झूठे एक इमेजिनेशन बेस पे एक कहानी बना के आपको दिया, आपने उसको और लीगल लैंग्वेज में आपने ड्राफ्ट करके कोर्ट में शुरू कर दिया। क्योंकि आप अगर एक एडवोकेट के पास आते हैं तो एडवोकेट उसको काउंसिल ऑफिस में उसको ड्राफ्ट करेगा और आपकी एप्लीकेशन पे कोर्ट, क्योंकि काउंसिल ऑफिस बन रहा है तो प्राइमरी फेसाई काउंसिल ऑफिस बन रहा है, चाहे पुलिस के पास आप एप्लीकेशन को देंगे तो पुलिस भी इसमें एफआईआर दर्ज करके प्रोसीडिंग रन कर देगी, या फिर अगर आप मजिस्ट्रेट, अगर आप कोर्ट में 173 बीएनएसएस में देंगे या 153 की एप्लीकेशन अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली इसकी कंडीशंस में, क्योंकि एडवोकेट ने उसको ड्रॉप किया है तो उसने काउंसिल ऑफेंस और ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरीके से लिखा और मजिस्ट्रेट को भी प्राइमरी फेसाई एक काउंसिल ऑफेंस दिखने में भी देखता है। तो मेरा ये मानना है कि बीइंग एज एडवोकेट को भी झूठे शिकायत को रोकने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिस पर्सन के अगेंस्ट में है वो सिर्फ एडवोकेट के ऊपर ही है, क्योंकि एडवोकेट को भी झूठी शिकायत लिखने से बहुत दूर रहना चाहिए और उसको उस पर्सन को, उस क्लाइंट की कहीं मदद नहीं करनी चाहिए जो गलत इंटेंशन से क्रिमिनल प्रोसीडिंग को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में रन कर रहा है। अगर एक एडवोकेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उसके प्रोफेशनल एथिक्स है, जो उसकी मोरल, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो उसका सोसाइटी में जो उसकी ड्यूटीज हैं, अगर उन सब चीज़ों को अप्लीकेबल करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वकील, एडवोकेट अगर वो झूठी शिकायत लिखने में अगर उस पर्सन की मदद नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रोसीडिंग शुरू होती है वो एडवोकेट के ही माइंड से शुरू होती है, वही एक ड्राफ्ट करके भेजता है ज़्यादातर केसेस में, अगर वही ड्राफ्ट करके भेजता है तो ही प्रोसीडिंग रन करती है। तो अगर वो एडवोकेट अगर झूठी सूचना को उसी समय स्टॉप करता है, उस प्रोसीडिंग को नहीं जाने आगे देता है, तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा केसेस झूठी शिकायत उसी समय रुक जाएंगे। और पुलिस की भी ड्यूटी मैंने बताया कि अगर कंप्लेन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, क्योंकि काउंसिल ऑफेंस है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि एफआईआर दर्ज कर, अगर पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में पाता है कि वो गलत सूचना दिया है तो डेफिनेटली उस पर्सन के अगेंस्ट में 182 आईपीसी की कार्रवाई या फिर प्रेजेंट टाइम में 217 बीएनएस की कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और अगर कोर्ट में ये चीजें हैं, कोर्ट में अगर ये चीजें हैं तो मेरा ये भी मानना है कि कोर्ट को उसको सीआरपीसी के 344 के प्रोसीडिंग को बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में करना चाहिए और पास्को के सेक्शन 22 को भी बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में करना चाहिए। कोर्ट को 500 रुपये का जुर्माना, 1000 रुपये का जुर्माना लगा के किसी पर्सन को नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें 3 साल तक 3 महीने की सजा, या प्रेजेंट टाइम में देखेंगे 344 सीआरपीसी की जगह पे जो नए सेक्शन इंप्लीमेंट उसमें 6 महीने की सजा है, 1000 रुपये का जुर्माना। मुझे लगता है कि कोर्ट को उसको जुडिशियल कस्टडी में भी भेज के भी जुडिशियल कस्टडी में भी बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में भेजना चाहिए। और पास्को के केस में भी ये बातें बिल्कुल सही है कि विक्टिम अगर पीड़िता है, अगर चाइल्ड ने अगर झूठी शिकायत दिया तो मैं मानता हूँ कि उसका कोई प्रोविजन सेक्शन 22 में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस की गलत सूचना देते हैं, तो अगर वो दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए और पनिशमेंट मिलने के लिए में कोर्ट को भी एक स्ट्रिक्ट अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि उसमें 6 महीने, उसमें 1 साल 6 महीने से लेके 1000 रुपये तक का फाइन या फिर जो भी प्रोविजंस है उसमें उनको स्ट्रिक्ट मैनर में उनको सेंटेंस देना चाहिए, जिससे कि जो झूठी शिकायत है जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है उसको रोका जा सके। इसमें एडवोकेट की भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो मैंने बता दिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी जिम्मेदारी मैंने बता दी और कोर्ट को भी लिबरल अप्रोच नहीं रखना चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी बना दिया। पहले से ही लॉ मेकर्स ने सारी चीज़ें क्लियर किया है, जरूरी है उन सब चीज़ों को एक स्ट्रिक्ट मैनर में और राइट मैनर में एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।